Good morning, friends. Welcome back, all of you. Once again, we are starting a very good session as we are already started. चलिए हम लोग फिर से एक बार अपने सीरीज में प्रारंभ करते हैं आईएएस के उस दौर को जहाँ पर आपको लगातार प्रश्नों को हल करने का तरीका और साथ साथ प्रश्नों के जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको समझने का मौका मिलेगा और उत्तर में भी गहराई होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है। दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन था उसके संदर्भ में क्वेश्चन ये है कि कौन सा सही मैच है, विच आर द करेक्ट मैच। ये रहा आपका ऑप्शंस। ऑप्शन है कि दीवान इंसा को क्या ये धार्मिक मामलों से था, दीवान इंसा। दूसरा है कि दीवान ए रिसालत इज ए राज्य पत्राचार और दीवान इराज सेना की आवश्यकता। इनमें से कौन सा सही है। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले आपको आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन भूल जाइए। तो दीवान इंसा ये धार्मिक मामलों से जुड़ा नहीं है, ना ही दीवान रियासत राज्य पत्राचार है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दीवान इराज जो है वो सेना की आवश्यकताओं के संबंध है। ठीक है, तो लेट्स सी डिटेल अबाउट इट। इसका केवल जवाब सी है 3। तो दीवान इंसा, इसके बारे में देखिए। दीवान इंसा मंत्री थे जो वास्तव में स्थानीय पत्राचार और विभिन्न कार्यालयों की देखरेख करते थे। और दीवान ए जो रिसालत या रिसाल्ट विदेश मंत्री, दीवान ए रिसालत विदेश मंत्री थे। ठीक है, विदेशों से जो मामले होते थे वो दीवान ए रिसालत। और फाइनली दीवान ए आरिज, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, दीवान ए आरिज ये जो थे वो वास्तव में सैन्य विभाग से थे। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग। और कुछ भी विभाग था जैसे कि सदर ए उर या सदर उर सदर सदर उर सदर सदर उर सदर सदर उर सदर जो है वो धार्मिक विभाग से था, जो कि इस्लामी कानूनों की रखाव और उसके रक्षा का जिम्मेदार उठ रहा था। अमीर आई मजलस वो मंत्री थे जिन्होंने राज्य के त्योहारों की देखभाल की। तो त्योहार से अगर मामला हो तो अमीर ए मजलस। सदर उर सदर ये धार्मिक विभाग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। भारत, जापान, रूस, अमेरिका, किन दो देशों के बीच होता है, मतलब किसके साथ होता है भारत का युद्ध अभ्यास। तो ये जो है ये भारत का किसके साथ होता है, तो ये भारत का अमेरिका के साथ होता है। भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास करते हैं, भारत और यूएसए। ओके, तो इसका भारत और अमेरिका, इसका सही जवाब 1 और 4। जी हाँ, 1 और 4, 1 या 5, 1 4। तो युद्ध अभ्यास जो है ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है। 2004 से शुरू हुआ है प्रशांत साझेदारी के संदर्भ में, चूंकि प्रशांत महासागर ऑटोमेटिक एक युद्ध अखाड़ा क्षेत्र बन चुका है। ठीक है, और आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक प्रश्न है उपनिषद के संबंध में, कौन सा उपनिषद जो है व्यक्ति के जीवन की आश्रम प्रणाली से जुड़ा हुआ है। आश्रम, इज इट मुंडकप उपनिषद, जबला या ऐत्रेय या फिर केना उपनिषद, जो आश्रम पद्धति से जुड़ा हुआ था। कौन सा सही है आश्रम पद्धति से जुड़ा हुआ आश्रम प्रणाली। मुंडक उपनिषद तो होगा नहीं, इन्हीं से कोई एक हो। जी हाँ, इसका सही जवाब मेरे ख्याल से आपको जबला का साथ जाना चाहिए। जबला उपनिषद जो है आश्रम में रहने वाले लोगों के दिनचर्या के बारे में है। देखिए जबला ऐसे जबला में उपनिषदों में पाया गया है जबला शब्द, जहाँ जीवन के जो आरंभिक अनुक्रम है उसके बारे में बताया जा रहा है। जबला के अनुसार जो गृहस्थ से पहले होना चाहिए, मतलब गृहस्थ से पहले गृहस्वामियों को साधु के आदेश का पालन करना, तपस्वी का क्रम गृहस्थ, उसके बाद बनप्रस्थ से पहले। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में प्रश्न है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग गठन 1990 के तहत 1992 में महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। एक स्वायत्त निकाय है। सभी सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है केंद्र सरकार के द्वारा होती है।
और फाइनली तीसरा है कि इसका मिशन जो है वो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना और शिकायतों के निवारण के लिए सुविधा। ये तो तीसरा स्टेटमेंट तो जनरल है कि महिला से जुड़ा जितना भी प्रकार का संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा होगा, उसके जो उपाय होंगे उसकी समीक्षा करेगा। क्या इसके सभी के सभी सदस्य और इसके जो अध्यक्ष केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग है तो राष्ट्र के, तो सही बात है, दूसरा सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट जरा गौर कीजिए कि क्या ये स्वायत्त बॉडी है, जबकि अगर ये किसी एक्ट के द्वारा बना होगा तो स्वायत्त तो होगा नहीं, ये वास्तव में एक वैधानिक निकाय है। तो इसका सही जवाब तो मिल चुका होगा आपको। जी हाँ, 2 और 3। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्र आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, महिला अधिनियम एक्ट 1990 के तहत 1992 में गठित किया गया था और ये एक वैधानिक निकाय है, ना कि स्वायत्त निकाय है, जो ओवरऑल महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करता है और शिकायतों के निवारण की सुविधा और महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो नीतिगत मामले हैं उस पर सलाह मशवरा करता है। और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। सभी सदस्य जो होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 3 सदस्यों को राष्ट्रीय महिला आयोग में नामित किया है और वो 3 वर्ष की अवधि के लिए, ध्यान रहे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए कार्यकाल धारण करते हैं। ठीक है, और अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट कॉम्बैट एयर तेजस के बारे में प्रश्न बनाया गया। तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में क्या जानते हैं? तेजस ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए एक चौथी पीढ़ी का सेनानी है। भारत के द्वारा रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। ये सुपरसोनिक है आई थिंक, ना कि सबसोनिक। तो पहला नहीं, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ना ही, देखिए, रूस के सहयोग से नहीं बल्कि ये खुद चूंकि आपको पता होना चाहिए ये देशज है, विदेशज नहीं। तो एलसीए की उन्नत तकनीक, सिंगल सीट है, सिंगल इंजन है, सुपरसोनिक है, ध्यान रहे, लाइट वेट है, ऑल वेदर मल्टी रोल, एक श्रेष्ठता सेनानी, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी, तीनों के तीनों कॉम्बैक्ट भूमिका निभा सकता है। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी। और तेजस जो है वो भारतीय, ध्यान रहे, एकल, ये भारतीय है, भारतीय, जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। मल्टी रोल लाइट फाइटर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से आया था और 1980 के दशक में जो भारत में जो MiG-21 है उसको रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो ट्रूनेट आणविक परीक्षण टीवी है उसके निदान की परिदृश्य को काफी बदल दिया है। मतलब इसका क्वेश्चन क्या है कि ट्रूनेट आणविक परीक्षण टीवी निदान के परिदृश्य को काफी बदल देता है। इस संदर्भ में आपको ट्रूनेट के बारे में बताना है। ट्रूनेट के बारे में, चलिए ट्रूनेट के बारे में बताइए। इसका उपयोग न केवल प्रारंभिक निदान में बल्कि बहुदवा यानी मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी तनाव का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। ये टीबी के डायग्नोस्टिक को सस्ता और तेज बना देता है। ट्रूनेट टीबी तनाव के जीनोटाइप का अध्ययन करने के लिए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन PCR प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। तो 3 ऑप्शन है। एक तो ट्रूनेट के बारे में कि ट्रूनेट क्या ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी का तनाव उसको पता लगा सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये मल्टी ड्रग टीबी को भी जांच सकता है और डायग्नोसिस कर सकता है, सस्ता बनाता है, तेज बनाता है और साथ साथ ये पॉलीमेरेज जो चेन रिएक्शन है उसका इस्तेमाल करता है। तीनों के तीनों कथन सही है। तो हाल में WHO ने टीबी के जो आणविक नैदानिक परीक्षण है उसके लिए ट्रूनेट का समर्थन कर दिया है। तो ट्रूनेट एक आणविक परीक्षण है जो फेनोटाइप के बजाय बैक्टीरियल तनाव, तो ट्रूनेट एक आणविक परीक्षण जो कि फिनोटाइप के बजाय बैक्टीरियल तनाव जीनोटाइप का परीक्षण करता है और ये प्रयोगशाला की
स्थिति में रोगजनक को गुना करने के लिए पीसीआर तकनीक का उपयोग करता है और ये बैटरी संचालित है। ध्यान रहे, ट्रूनेट एक बैटरी संचालित है जो आसान भी है और तेजी से परीक्षण का परिणाम देता है। ट्रूनेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य की विधायिका किसी एक या अधिक भाषाओं को अपना सकती है। किसी राज्य की विधायिका क्या किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को अपना सकती है? दूसरा है कि उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में राज्य में या तो हिंदी या उपयोग होगा। और राजभाषा अधिनियम 1963 के संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संसद में व्यापार लेन देन के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी जो होगा उसका निरंतर प्रयोग होगा। विच आर द करेक्ट। तो क्वेश्चन था कि उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में या तो किसी भी अपनी भाषा अपना सकती है और आधिकारिक भाषा के रूप में या हिंदी का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है कि 63 में जो राजभाषा अधिनियम संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए और संसद में जो व्यापार होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ओवरऑल जो कुछ भी होता है उसके लेन देन के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए दिशा प्रदान करता है। तो मेरे ख्याल से दोनों के दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा। जी हाँ, देखते हैं। देखिए, संविधान का भाग जो है वो 17 है। भाग 17 में बताया गया है कि आधिकारिक भाषा के रूप में क्या होगा। 341 से 351 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। 4 बातें हैं। संघ हो या क्षेत्रीय भाषाएं हो या फिर न्यायपालिका की भाषा और कानून के ग्रंथ, विशेष निर्देश है इसमें। किसी राज्य की विधायिका राज्य में या तो हिंदी के उपयोग की जाने वाली किसी या एक से अधिक भाषाओं को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकती है और ऐसा होने तक अंग्रेजी को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखा जाएगा। संसद ने 1963 में एक्ट बनाया था। 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, ठीक है। और इस अधिनियम में कहा गया कि सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संसद के जो व्यापार के लेन देन है वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी में जारी रहेगा। और यह अधिनियम अनिश्चित काल तक मतलब अंग्रेजी के उपयोग को सक्षम बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 75 के तहत पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 75 के तहत बताई गई सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के संदर्भ में आपको विचार करना। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 में कहा गया कि सभी मंत्री मुख्य चुक कमीशन अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति, मतलब सीधा सीधा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ओके। कैबिनेट के फैसले कैबिनेट के बैठक में अलग होने पर भी सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों को बांधता है। विच आर द करेक्ट अबाउट 75 कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, आर्टिकल 75 दोनों के दोनों कथन बताते हैं सही है। संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें जो सरकार जो होता है वो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है और अनुच्छेद 75 इसके लिए एप्लीकेबल है। जी हाँ, जिसमें बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के जिम्मेदार होगा। मतलब क्या है कि मंत्रियों के पास प्रवेश और आयोग के सभी कृत्य जो होंगे वो लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी है। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं और लोकसभा के बारे में सही है। जब लोकसभा में मंत्रियों की परिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को उन मंत्रियों के सहित इस्तीफा देना पड़ता है जो राज्यसभा से भी हैं। तो मंत्री केवल लोकसभा के नहीं बल्कि जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट में, सारे के सारे मंत्री को भी राज्यसभा के सदस्य ही क्यों ना हो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का अर्थ यह भी है कि मंत्रिमंडल के जो निर्णय है वो सभी कैबिनेट मंत्री या अन्य मंत्रियों को एक तरह से जोड़ के रखता है। भले ही वो एक कैबिनेट में बैठक में से उनके विचारों से भिन्न क्यों ना हो, प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसले ऊपर खड़े रहे, अड़ी रहे और संसद के भीतर और बाहर दोनों का समर्थन करे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट मंत्री अगर ऐसा करना नहीं है तो उसको बचाव के लिए अपने पास कोई उपाय नहीं है, उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुफा वास्तुकला के बारे में। भारत में गुफा वास्तुकला के बारे में बताना आपको। देखिए, एलोरा गुफाएं बौद्ध और ब्राह्मणवादी गुफाओं के समूह जिन्हें राष्ट्रकूट वंशों ने बनाया था। जगन्नाथ सभा एलिफेंटा गुफाओं में स्थित एक विख्यात गुफा है। कौन सा कथन सही लग रहा है आपको?
तो मेरे ख्याल से पहला गुफा एलोरा गुफा, जो इसमें बौद्ध भी है, ब्राह्मणवादी भी है, और जगन्नाथ चूँकि ये पूरी तरह से जगन्नाथ सभा जो है एलिफेंटा गुफा का हिस्सा तो है, और विख्यात गुफाओं में से ये जो है जैनवादी गुफाएं हैं। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट, इज द राइट आंसर। एलोरा पहला स्टेटमेंट सही था। सिर्फ एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में स्थित है। रॉक कट गुफा है एलोरा का प्राचीन, जो एलापुरा से बना है। तो ये गुफाएं जो है वो ब्राह्मणवादी हैं। ये गुफाएं बौद्ध भी हैं, ब्राह्मणवादी का समूह भी है, और राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। अधिकांश गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं, चालुक्य वंश के शासनकाल में बनाया गया था। लेकिन जगन्नाथ सभा जो है ना, वो 5 जैन गुफाओं का मंदिर है, और ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा 19वीं सदी में बनाया गया। तो चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश दोनों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर बात करें जगन्नाथ गुफाओं की, तो ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया है। सभी जैन गुफाएं दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। ये भी याद रखना होगा आपको कि जितने भी एलोरा के जो जैन गुफाएं हैं वो दिगंबर संप्रदाय से हैं, और उसके दर्शन और उसकी परंपरा का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटिंगटन रोग से। हंटिंगटन डिजीज एक संचारी रोग है जो मस्तिष्क के काम को प्रभावित करता है। हंटिंगटन डिजीज इज इट संचारी रोग, और ये अनियंत्रित असंतुलन और आंदोलन के मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब कर देता है। विज्ञान मतलब आपकी क्षमता सोचने की, क्रिएटिविटी को नष्ट कर सकता है हंटिंगटन डिजीज के कारण। सबसे पहली बात तो संक्रामक रोग होता नहीं है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अनियंत्रित हो जाता है, मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है, सोचने की क्षमता खो जाती है इस रोग में, तो इसको हंटिंगटन डिजीज बोलते हैं। ओके, हंटिंगटन डिजीज वास्तव में एक अनुवांशिक विकार है। ओके, याद रखिएगा, दिस इज ए अनुवांशिक विकार जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सोचने समझने, संज्ञात्मक निर्णय लेने और आपके ध्यान को केंद्रित करने में जो आपकी चूक हो जाती है, और व्यक्ति का मिजाज जो होता है वो खत्म हो जाता है, व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ओर चलते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है कि एक घड़ी अगर प्रतिदिन 15 मिनट एक्स्ट्रा प्राप्त कर लेती है, मतलब 15 मिनट फास्ट चलती है, अगर उसको दोपहर 12 बजे सेट कर दिया जाए, तो अगले दिन सुबह 4 बजे वो वास्तव में समय क्या दिखाएगी? तो अगर 24 घंटे में वो 15 मिनट गेन करती है, तो 12 बजे से सुबह 4 बजे, तो कितना बजे हो गया? 12 बजे सुबह सेट किया गया, तो 12 से 12 बजे के पहले यानी 12 घंटा, और 4 बजे सुबह 4 घंटा, 16 घंटा में, 24 घंटा में 15 मिनट, तो 16 घंटा में कितना मिनट? बस यही आपको करना है कैलकुलेट। तो लेट्स सी, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ऊपर बढ़ाते हैं और जगह मिलता है तो बनाते हैं। देखिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो 24 घंटा में अगर वो कितना मिनट गेन करती है, सपोज x मिनट, तो 16 घंटा में कितना मिनट गेन करेगी? वाट। बस कैलकुलेट कर दीजिए कोना कोनी। तो इसी से देखिए यहीं पर 8 दूना 8 या 24, 8 दूना 16, 2x बराबर 3, समथिंग x का वैल्यू पुट कीजिए, यू गेट द आंसर। तो आपको दिया गया था कि वो 15 मिनट गेन करती है, ठीक है, हर दिन। तो 15 की जगह x बैठा दीजिए, बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत आसानी से बना लिए। चलिए, 12 घंटे में 24 घंटे 24 मिनट में ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए 16 घंटे में 10 मिनट हासिल होगा, और 4 बजे 10 बजे दिखाएगी। अब दिखाया कि 12, 5, 15 और 5:45 के बीच एक घड़ी घंटे के हाथ से कितना कोण बनाएगी? घंटे के साथ ही क्वेश्चन में है कि मतलब 5:15 AM से 5:45 के बीच जो घड़ी है, कब एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे पर, मतलब 0 डिग्री कोण बनाएगी। यही क्वेश्चन है आपको। तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5:15 और 5:45 के बीच कितना समय गुजरा। तो आपको पता होगा कि इसको बनाने का सीधा सा है, चूँकि 24 घंटे में नहीं, 12 घंटे में, देखिए 12 घंटे में इसको बनाने के लिए जगह लेता हूँ मैं। 12 घंटे में 360 डिग्री, और 5:15 से 5:45, ये समय कितना हुआ? बस यही कैलकुलेट करिए। तो 5:15 सुबह से लेके, अगर 5:15 सुबह तो 5:45 शाम, यानी 7 घंटा, इधर 5 घंटा, 12 घंटा, 12 घंटा ऐसे गुजर गया, और एक्स्ट्रा जो है 30 मिनट। तो बस 30 मिनट का कैलकुलेशन करना है आपको, क्योंकि 12 घंटा में तो 360 डिग्री तो घूमेगा ही। तो 1 घंटा में
12 या 36 30 और आधा मतलब 15 मिनट, तो सबको 30 मिनट में यानी 360 प्लस 15 जोड़ दीजिए, 375 डिग्री विल बी आंसर। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आधे घंटे का पता लगाइए 15 डिग्री कौन बन गया, तो 3, तो 12 घंटे में वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी के घंटे और मिनट हाथ एक साथ होंगे। 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी के जो घंटे हैं और मिनट की जो सुइयां हैं एक साथ ओवरलैप कर जाएगी, मतलब 0 डिग्री कोण। तो कितना कितना के बीच, 3 और 4 के बीच। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए, कुछ नहीं करना आपको। अगर टाइम निकालना हो तो आपको 11/2 A1 प्लस A2, बस A1 छोटा कोण तो 3 से 4, तो 3 से 4, इसको स्लाइड को मैं बढ़ाता हूँ तो जगह यहाँ पर है कि डी है, देखिए। तो आप बस इसको 11/2 इंटू 3 इंटू 3 से 4, तो 30 डिग्री प्लस 0, तो 0 डिग्री, क्योंकि A2 0 होगा क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो 0 डिग्री। तो 30 या 90 इंटू अगला बाय 2 हल कर दीजिए, 45, इसको गुना करके आपको आंसर आ जाएगा। चलिए, घड़ी 1 बजे 2 बजे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इस तरह जारी रहे तो एक दिन में कुल कितनी मात्रा होगी, मतलब कुल कितना बार होगा ऐसा। अगर 1 बजे 1 बार, 1 बजे 1 बजे मिलती है, 2 बजे 2 बजे बाद 2 बार मिलती है, तो इस तरह 12 बजे एक दिन में टोटल कितना बार मिलेगी। तो ये तो एक ही का प्रश्न हो गया। देखिए इसको कैसे बनाना है। 1 बजे 1 बजे 1 बजे मतलब एक बार, 1 बजे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस तरह चलते जाएगा। 12 बजे 12, 24 बार 24, तो एक घड़ी में 12 बजेगा एक बार में, तो आधा, तो, तो इस तरह से 24 बार आपको निकालना है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। एस बराबर, एस एन निकालना है आपको, 12/2 ए प्लस एल। इस फॉर्मूला से ए आपका पहला पद 1 है, अंतिम पद एल 12 है, 12 प्लस 1 13, 13/30 को काटिए 2 से 6, 13 6 78, 78 हुआ, और 78 गुना 78, तो ये 12 घंटा का, लेकिन 24 घंटा का निकालना तो 78 को डबल कर दीजिए। 78 का डबल कितना होता है, 8 9 16, 8 9 17, 8 9 14, 156 होगा। तो इस तरह से आप बनाया गया है, यहाँ पर उतना दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा यही है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोगों ने बेहतरीन तरीका से कोशिश की सॉल्व करने का आईएएस के जो प्रश्न है, आईएएस लेवल के जो प्रश्न हैं। तो इस तरह के प्रश्न जारी रहेंगे, बस आपको इस चैनल में बने रहना है। तो आप लगातार इस चैनल को देखिए। थैंक यू।